This is the new series of EPFO, and in this we are going to cover the social security in India. So जो social security है, it's the part of that EPFO syllabus, and उसमें हम लोग this labor welfare, the workers welfare etc. उनके बारे में बात करते हैं in this social security. So इसमें हम लोग पढ़ेंगे the theory regarding this labor welfare etc. the acts which were prevailing before the emergence of this new codes and the recently launched new codes, that's the labor codes. So पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेबर वेलफेयर से हम क्या समझते हैं, मीन्स लेबर वेलफेयर है क्या. इट्स बेसिकली द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लेबर और द वर्कर्स जो कि इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं. तो ये जो लेबर वेलफेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी वहां पे लेबर काम कर रहा है या फिर फैक्ट्रीज में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए. एंड ये एक सोशल एस्पेक्ट है एंड इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट. तो अब सोशल एस्पेक्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अगर आप लेबर का वेलफेयर करोगे तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में. दे विल हैव अ डिग्निफाइड लाइफ इन द सोसाइटी एंड मीन्स दे विल लिव दिस डिग्निफाइड लाइफ. एंड अगर आप उन्हें रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए मतलब कुछ मीन्स ये सब चीजें देते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं और भी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो इससे उनका सोशल स्टेटस राइज करता है. तो ये इसलिए बोला जाता है कि जो लेबर वेलफेयर है एक सोशल एस्पेक्ट है. अब ये रिलेटिव कंसेप्ट क्यों है? बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज, कंट्री टू कंट्रीज एंड दिस पर्सन टू पर्सन. मतलब ये डिफरेंट, इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट. हर जगह एक तरीके से लेबर वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जा सकता है या फिर किया जा सकता है. अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे जो लेबर वेलफेयर के बारे में पैरामीटर्स हैं, दे आर डिफरेंट एंड वहां पे डिफरेंट मेजर्स लिए जाते हैं. इंडिया में डिफरेंट मीन्स, और इवन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तो वहां पे भी लोकेशन के बेसिस पे लेबर वेलफेयर जो टर्म है वो वेरी करता है. सो इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट. नाउ इसका एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं. A worker is paid for the types of its services, the acceptance, respect, goodwill, attention, recognition which a worker gets from his work group, community, family, neighborhood forms an integral part of the modern concept of labor welfare. अब इसमें ये बेसिकली इस डेफिनेशन में पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी है लेबर की. मीन्स एक तो उसे जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए उसे पेमेंट मिल रहा है, उसके अलावा उसे सोसाइटी में क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, गुडविल, अटेंशन एंड रिकग्निशन, वो भी उसके ग्रुप से, कम्युनिटी से, फैमिली से. और ये सब उसके अभी जो मतलब ये सब इंटीग्रल पार्ट है उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये लेबर वेलफेयर जो आजकल की हम बात करते हैं वो ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करता है. नाउ विल सी अबाउट दिस लेबर वेलफेयर. अब ये जो लेबर वेलफेयर है इट्स ओवर एंड अबव दैट वेजेस. मतलब जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में और उन्हें जो सैलरी प्रोवाइड हो रही है उनके काम के लिए, वो लेबर वेलफेयर नहीं है. लेकिन उसके अलावा जो फैसिलिटीज उस वर्कर को फैक्ट्री में प्रोवाइड हो रही है वो सारी लेबर वेलफेयर है. जैसे इट्स अ फिजिकल कंसेप्ट. क्यों बोला जा रहा है कि लेबर वेलफेयर एक फिजिकल कंसेप्ट है? बिकॉज आप उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान प्रोवाइड करा रहे हैं. दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द लेबर. सो अगर ये चीजें उसे प्रोवाइड होती हैं तो फिर ये एक फिजिकल कंसेप्ट मतलब बोला जा रहा है, ये एक फिजिकल कंसेप्ट है क्योंकि आप उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड कर रहे हैं. तब ये लेबर वेलफेयर कहलाएगा. इट्स अ सोशल कंसेप्ट जो भी हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते आए हैं, लाइक उसका सोसाइटी में रिस्पेक्ट, डिग्निफाइड लाइफ, सोशल स्टेटस का राइज होना, ये सारी चीजें लेबर वेलफेयर है. सो अगर आप उसे ये सब चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो लेबर वेलफेयर को बोला गया है कि इट्स अ सोशल कंसेप्ट. और ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप उसे इतनी एमिनिटीज, इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके कि वो सोसाइटी में क्वालिटी लिविंग जी सके, मतलब वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज कर सके. द नेक्स्ट इज दिस रिलेटिव कंसेप्ट. वो भी हम लोग कर चुके हैं कि जो ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, कंट्री टू कंट्री और पर्सन टू पर्सन, विद टाइम, विद एज, विद कल्चर एटसेट्रा. मतलब अगर आप देखें तो कोई यंग यंग लेबर है, उसकी नीड्स एंड डिमांड्स डिफरेंट है, उसके लिए लेबर वेलफेयर का कंसेप्ट डिफरेंट है. और वहीं पे अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है उसके लिए ये सब चीज़ें डिफरेंट है. सो और ये टाइम के साथ भी वेरी करता रहता है. मतलब पहले के ज़माने में, मतलब पहले के टाइम पे लेबर वेलफेयर डिफरेंट था और आज के इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट में जो लेबर वेलफेयर है वो डिफरेंट है. तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हर लोकेशन टू लोकेशन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है. And then it's a total concept because it promotes holistic development of the labor. And यहाँ पे
जो भी उसके पास उसे सैलरी दी जाती है, जो भी उससे उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डिटरमाइन करती है उसका सोशल स्टेटस में राइज होना या फिर उसके मोरल का डेवलपमेंट होना। सो ये सब जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सोशल स्टेटस, इट्स जो भी उसका मोरल है जो सोसाइटी में राइज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ये सब प्रमोट करती हैं लेबर वेलफेयर। नाउ नेक्स्ट इज दिस definition of labor welfare according to ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो डेफिनेशन है ये आपके एग्जाम्स में पूछी भी जा सकती है, तो आप इसे एक बार बस रेफर कर ले। और इसका ये जो डेफिनेशन है वो वही चीज़ें हैं जो अभी आपने और हमने अभी डिस्कस करी हैं। सो पहले देखें लेबर वेलफेयर है क्या। इट कैन बी डिफाइंड एज अ टर्म विच इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड सच सर्विसेज, फैसिलिटीज, amenities as may be established in or in the vicinity of undertakings to enable persons employed there to perform their work in a healthy, congenial surroundings and to provide them with amenities which are conducive to good health and high morale। So वही बात बोली गई है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें वो फैसिलिटीज, वो सर्विसेज, वो अम्यूनिटीज प्रोवाइड करी जाएं जिससे वो एक हेल्दी मतलब और हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर सके और उसका जो सराउंडिंग्स है वो भी हेल्दी हो, जिससे उसका जो गुड हेल्थ है और हाई मोरल प्रमोट हो सके। नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फिर से आप वही चीजें देखने वाले हैं, बस एक बार रेफर कर लीजिए। लाइक एम क्या है इसका, टू प्रोवाइड सोशल कंफर्ट टू द एम्प्लॉइज, टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस। मतलब ऐसा ना हो कि वो ऐसी जगह पे काम कर रहा हो जहाँ पे सैनिटेशन ही नहीं है, फिल्दी इन्वायरमेंट है। मतलब अगर समर के सीजन है तो वहाँ पे प्रॉपर कूलिंग नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो ये सब चीजें उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो सब कुछ लूज करती है। सो जो ये एम और ये लेबर वेलफेयर का जो एम है वो वही है कि वहाँ पे उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड हो सकें, अच्छे से वेंटिलेशन, कूलिंग फैसिलिटीज, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें अगर प्रोवाइड होंगी तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। द नेक्स्ट इज ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल सपोर्ट टू एम्प्लॉयज एंड दैट टू इनडायरेक्टली। एक तो आप उसे वेजेस दे रहे हैं, दैट्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट, मीन्स इट्स ओके, बट हियर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब अगर आप उसे वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे अच्छे से तो उसका जो हेल्थ है वो प्रमोट होगा और उसे बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उसके पैसे बचेंगे। तो इनडायरेक्टली इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू एम्प्लॉयज। अगर आप उसके सैनिटेशन पे, उसके फूड पे, न्यूट्रिशियस डाइट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, तो फिर ये एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट है लेबर को। नेक्स्ट इज कंफर्टेबल एंड हैप्पी लिविंग, द सेम थिंग। रिड्यूस रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, अब इससे होगा ही अगर आप उसे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो लेबर अगर आप लेबर वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे उसको वो एब्सेंट होना कम कर देगा, वो छुट्टियां लेना कम कर देगा। वहाँ पे वो अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, हैप्पी इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वो जॉब आने के मतलब अपने वर्क पे जाने के लिए बहुत ही खुश रहेगा। अगर आप उसे ये सब चीज़ें नहीं देंगे, डेली आ रहा है वो अपने सीनियर से या फिर मतलब उसके जो सीनियर से अब्यूज़ कर रहा है या फिर उसे बहुत ही हैरास कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से वो क्या चाहेगा कि मेरे को वर्क पे नहीं जाना है, मुझे काम करने नहीं जाना है। बट आप वहाँ पे उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसके जो कलीग्स हैं या फिर जो भी उसके साथ के जो भी वर्कर्स हैं, वो सब उससे अच्छे से बिहेव करते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे जिसे सब फॉलो करते हैं, तो इससे रिड्यूस्ड रेट ऑफ एब्सेंटिज्म होगा और ये लेबर वेलफेयर का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। अब देन इफ वी सी लेबर टर्नओवर फ्रॉम द जॉब, ये सब कम हो जाएगा। एंड मतलब ये एम है ये सब कम करना। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हो तो ऑब्वियसली हो जाएगी, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो प्रोडक्टिविटी राइज होगी, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी राइज होगी एटसेट्रा। प्रोवाइडिंग हेल्दी एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट इज दिस रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जो कि 1931 में बना था। दिस रॉयल कमीशन ऑन लेबर इट हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर लेबर वेलफेयर प्राइमरली बिकॉज ऑफ द हार्श ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द वर्कर्स। सो वर्कर्स की जो हार्श ट्रीटमेंट हो रही थी उस टाइम पे, उससे डील करने के लिए रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने स्ट्रेस मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एम्फोसाइज करा था कि लेबर वेलफेयर होने चाहिए। अब ये जो लेबर वेलफेयर है ये या तो आप खुद से प्रोवाइड करें, दैट इज वॉलंटरी एफर्ट बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर खुद बोले कि नहीं नहीं मुझे लेबर वेलफेयर प्रमोट करना चाहिए तभी मेरे फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी राइज होगी। और फिर वो बहुत सारे व्यूज हैं इसके रिगार्डिंग। और कुछ केसेस में क्या है कि अगर जो भी एम्प्लॉयर है वो नहीं करना चाहता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसके वर्कर्स कैसा काम कर रहे हैं, उसे बस उसके आउटपुट से मतलब है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसका एम्प्लॉयर कैसा सॉरी उसका जो एम्प्लॉय है कैसा फील कर रहा है, उसका जो वर्कर है उसके जो भी हेल्थ है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वर्कर्स वेलफेयर आए। अब जिसके कारण मतलब फॉर एग्जांपल द रीसेंट लेबर कोड्स,
वो भी एक गवर्नमेंट ने ही मतलब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी का इनिशिएटिव है लेबर कोड्स। तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है अगर एम्प्लॉयर खुद से देने के लिए ज़्यादा मतलब खुद से नहीं देना चाहता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप इन करती है और वो प्रमोट करती है इन लेजिस्लेटिव मेजर्स के थ्रू कि लेबर वेलफेयर के जो भी एफर्ट्स हैं वो किए जाएँ या फिर लेबर वेलफेयर प्रमोट किया जाए। नाउ स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें देखेंगे कि है क्या आखिर लेबर वेलफेयर का स्कोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वेलफेयर सर्विसेज हैं वो 2 जगह प्रोवाइड होती हैं। एक तो विद इन द फैक्ट्री जहाँ पे वो काम कर रहा है और एक आउटसाइड द एस्टैब्लिशमेंट। सो अगर वो विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री उसके अंदर जो भी उसे वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं या एमिनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रामुराल। और अगर वो आउटसाइड द एस्टैब्लिशमेंट है, उसे बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रामुराल। नाउ इंट्रामुराल के अंदर क्या-क्या आएगा? उसे वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, प्रॉपर सैनिटेशन या फिर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, क्रेच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, जो भी फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं या वर्कर्स हैं, उन्हें क्रेच फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं, कैंटीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, बेथिंग फैसिलिटीज़ एटसेट्रा। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये विद इन द प्रेमाइसेस अगर उसे मिल रही हैं, तो ये सारी इसमें ही आ जाती हैं, दैट इज़ इंट्रामुरल। तो ये वेलफेयर सर्विसेज है। एक्स्ट्रामुरल में होता है सोशल इंश्योरेंस, social assistance, the recreational facilities, the sports facilities, और अगर वर्कर्स के एजुकेशन अवेयरनेस की अगर वो भी प्रोवाइड कर सकें उन्हें, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से उन्हें लेकर आना फैक्ट्री में, तो ये सारी एक्स्ट्रा मोरल में आती हैं। नाउ ये एक्चुअली हम लोग स्कोप डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने पहले देखा कि वेलफेयर सर्विसेज विद इन द प्रेमाइसेस एंड आउटसाइड द प्रेमाइसेस। नेक्स्ट इज वर्किंग एनवायरनमेंट, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाइक प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटीज, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, सेफ्टी, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, द कैंटीन फैसिलिटीज, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, दिस मेजर्स फॉर लिफ्ट, एलिवेटर्स, रोप्स, क्रेन्स, मतलब डेंजरस जो भी मशीन्स हैं वहाँ पे डेंजरस मशीन्स या फिर जो भी चीज़ें रिस्क हैं उसको अवॉइड करना, वो सब चीज़ें मतलब थोड़ा उस पे ध्यान देना उन सब चीज़ों पे। And then we have this sufficient urinals separate for the gents and the ladies, the pure drinking water facilities with purification and cooling facilities, canteen service, ये सब चीज़ें एक ही बात है। तो ये पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट की ही बात कर रहा है। देन वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद है हेल्थ फैसिलिटीज़। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनके लिए एक हेल्थ सेंटर बना सकें, जहाँ पे वो रहते हैं या फिर जहाँ पे वो काम करते हैं, उसके आस-पास, ताकि ये जो वर्कर्स हैं और जो उनकी फैमिली है, वो उस हेल्थ सेंटर में जाके अपना चेकअप करवा सके रेगुलर टाइम इंटरवल पे, या फिर मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ में ये भी आ गई इन केस ऑफ इमरजेंसी एक फ़ोन कॉल पे आप उसे एम्बुलेंस सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, फ्री एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप फॉर द वर्कर्स और उनका काउंसलिंग करें, ध्यान रखें। सो एक तरीके से अगर आप उन्हें ये हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, तो वर्कर्स आपकी कंपनी में काम करना चाहेंगे। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके यहाँ पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उनके हेल्थ का, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। ऐसी मशीन्स अगर कोई हैं जो कि उनके मीन्स लाइफ पे रिस्क कर रही है या फिर बहुत ही डेंजरस है, तो आपको उसे देखना चाहिए, उसे अवॉइड मतलब उसे ऐसे नहीं कि आप उसे नेग्लेक्ट करें। मतलब आपको वर्कर्स के हेल्थ से कोई मतलब नहीं है तो आप उसे नेग्लेक्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसे रिपेयर कराओ या फिर आप उसे चेंज करके न्यू मशीन्स लाओ। और साथ के साथ ये जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इनसाइड द फैक्ट्री इवन फॉर द इमरजेंसी। मतलब एक तो हेल्थ सेंटर पे उन्हें चेकअप प्रोवाइड हो गई और साथ में इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है, और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी है, मतलब होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज द जनरल वेलफेयर सर्विसेज। जनरल मतलब हाउसिंग फैसिलिटीज, मतलब जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बस पास में ही। तो आप उसे अगर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करें हैं, सैनिटेशन प्रोवाइड करें, टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वो उन वर्कर्स को फैक्ट्री से लेकर मतलब अपने उनके घर से फैक्ट्रीज में लेकर आ रहा है, फिर देन उनको ड्रॉप कर रहा है। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से सारी लेबर वेलफेयर की मतलब वी कैन से मेजर्स हैं। जनरल वेलफेयर फैसिलिटीज, देन नेक्स्ट इज दिस एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, द बैंकिंग, पोस्टल, क्रेडिट फैसिलिटीज, मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना एटसेट्रा। सो वही बात हॉलिस्टिक कंसेप्ट है, क्योंकि आप उन्हें फिजिकल फैसिलिटीज, मेंटल, मॉरल, इमोशनल सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स, लेबर वेलफेयर प्रिंसिपल्स। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम देखते हैं। पहला है
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन। अब नाम से ही लग रहा है, इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारी जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं उन्हें इंटीग्रेट करना। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो आप डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स ले रहे हैं, मानो उनके हेल्थ का ध्यान रखा, फिर सैनिटेशन का ध्यान रखा, फिर फूड का ध्यान रखा, तो इन्होंने बोला है कि जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो सकते, दे कांट बी टेकन अप पार्ट बाय पार्ट, they are completely holistic, or we can say they are integrated. For example, health and welfare. This health and welfare should cover up all the aspects of health and hygiene, physical, social, moral, hygiene, etc. So पहला प्रिंसिपल यही बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि मतलब आप उस वेलफेयर, उस लेबर के लिए जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स ले रहे हैं उन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते, दे आर मतलब दे ऑल आर इंटीग्रेटेड, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से लिंक्ड अप है। अगर आप उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके पैसे बचेंगे, जिसकी वजह से वो अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को राइज करने के लिए कुछ चीजें परचेज करेगा, क्वालिटी फूड, क्वालिटी ड्रेस, सो उसे उनका सोशल स्टेटस भी राइज करेगा। सो दे दीज ऑल थिंग्स आर इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि आप अपने लेबर या वर्कर्स के लिए कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें उन वर्कर्स का या एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें एसोसिएट करना चाहिए। मतलब आप उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च करें और आप उनसे पूछ ही नहीं रहे कि उनकी नीड्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, और वो जो भी डेवलपमेंट प्लान्स ला रहे हैं उसमें जो भी उनसे पूछा नहीं जा रहा है, बस प्लान लाया उनके लिए लॉन्च कर दिया, तो इससे उनका मतलब जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो उनसे पूछना पड़ेगा, उन्हें एसोसिएट करना पड़ेगा, जो भी मतलब वर्कर्स हैं उस फैक्ट्रीज में उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए या फिर वो किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं, उनके इश्यूज क्या है, उसे एड्रेस करके। तो जो भी प्लान, जो भी प्रोग्राम्स हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, अगर आप उसे लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें वर्कर्स का मतलब उन्हें एसोसिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें इंक्लूड करना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स में और प्लान्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। The next is this principle of responsibility. Now principle of responsibility क्या कहता है कि जो भी workers हैं they should be incorporated and should be held responsible for the activities aimed at workers welfare. मतलब आप उन्हें include करेंगे तो वो responsible रहेंगे इस चीज के लिए, और उनको मतलब जो भी workers हैं उन्हें they must be held responsible for the activities which are aimed at workers welfare. Example, workers participation in the safety committees, sports committees, कैंटीन कमिटीज, मतलब आप जितने भी कमिटीज फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप वर्कर्स को इंक्लूड करें, जिससे एक तो उनका एसोसिएशन भी होगा और साथ में दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रमोट होगा। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी आप एक्टिविटीज या प्लान्स लॉन्च कर रहे हैं, दिस शुड बी आंसरेबल। मतलब क्या होगा कि जो भी आप रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए, जो भी वहाँ पे प्लान्स या डेवलपमेंट है, जो भी एक्टिविटीज है उसका, एंड इवेलुएशन मस्ट बी डन। तो इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी, और ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी यही कहती है कि ऑडिट दिस जो भी सोशल ऑडिटिंग है ये होनी चाहिए, इवेलुएशन होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस ये कहता है कि जब जरूरत है तब आप हेल्प करें तो वो टाइमली हेल्प कहलाएगा, बट जैसे किसी वर्कर्स को पैसे की रिक्वायरमेंट है और उस टाइम पे आप उसे हेल्प नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई और नीड है जो अगर उस टाइम पे आप उसे हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर उस हेल्प का फायदा ही क्या। सो दिस टाइमली हेल्प इज अ वैल्यूएबल हेल्प। मतलब जब जरूरत है तब आप हेल्प कर रहे हैं तो इट्स अ वैल्यूएबल हेल्प। So, for example, this whenever a worker needs economic assistance for this treating a sick child or for building a house, etc. मतलब उसे अपनी कोई भी जरूरत पूरी करने के लिए अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे उस टाइम पे हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी दिस अनरीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम। So in that case, or in any case of emergency, delay in assistance means denial of the human values or justice. मतलब आपको उसे उस टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। Now, we have discussed these 5 principles, and now this importance of labor welfare, same thing, increase the efficiency, performance, morale of the workers, improvement, etc. Now we'll see the various theories of labor welfare जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब in total there are 7 theories, but हम लोग आज सिर्फ 3 theories करेंगे। The first is this policing theory of labor welfare. अब ये जो थ्योरी है ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है। ये किस एजम्पशन पे बेस्ड है, ये कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है और वो हमेशा सिर्फ अपने बेनिफिट इंक्रीज करने की कोशिश करता है, और वो भी ये दूसरों के बारे में नहीं सोचता, बस ये अपने ही जो भी बेनिफिट्स हैं उसे
उसी के लिए काम करता है एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स वेलफेयर। एंड इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंटेंशन लाइक, अच्छा ये हम लोग कंटेंशन बाद में देखेंगे, पहले एजम्पशन देखते हैं। एजम्पशन ये देखते हैं, इस थेरी जो पॉलिसिंग थेरी है ये एज्यूम करती है कि नो एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड इवन द बेयरेस्ट मिनिमम ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज फॉर द वर्कर्स। मतलब ये सोच के ही चलती है, मान के ही चलती है कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं वो जरा सा भी अपने वर्कर्स के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे या ले रहे हैं, मतलब ये थेरी से मान के चलती है। और इस थेरी के अकॉर्डिंग जो भी ओनर्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं यहाँ पे, दे गेट दे गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। मतलब वो लेबर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उनके लिए कोई भी एक मेजर नहीं लेते, मतलब जरा सा भी हेल्प नहीं करते उनके वेलफेयर के लिए, कोई भी स्टेप नहीं लेते उनके वेलफेयर के लिए, बहुत जितना हो सके उतना एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ह्यूमन बीइंग इज अ सेल्फिश बीइंग, ऐसे करके इस थ्योरी को माना गया है। अब इस केस में क्या होगा कि जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, then the state has to intervene to provide the minimum standard of welfare to the workers or the working class. So अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, लेबर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है और बिल्कुल भी जरा सा भी कोई भी वेलफेयर मैकेनिज्म उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच रहा है, तो इस केस में स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए और उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड कर, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कोई लीगल मेजर्स लेना चाहिए ताकि वो वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। और ये एक कंटेंशन पे बेस्ड है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर इज मस्ट फॉर द वर्कर्स, मतलब थोड़ा तो वेलफेयर करना ही चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड बनाया है उन्होंने जो कि मिनिमम है, जो कि बेसिक नीड्स और नेसेसिटीज को फुलफिल करते हैं। सो वी हैड डिस्कस दिस, द फर्स्ट थ्योरी दैट इज द पोलिसिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। द नेक्स्ट इज दिस रिलीजियस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि जो मैन है वो एक रिलीजियस एनिमल है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति में बिलीव करता है, इन सब चीज़ों में रिलीजियस फीलिंग में बिलीव करता है। अब इसकी वजह से क्या है, उस मैन के अंदर एक रिलीजियस फीलिंग है जो उसे प्रॉम्प्ट करती है कि वो अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत सारे मेजर्स ले सके, वेलफेयर मेजर्स ले सके। So actually these religious feelings sometimes prompt an employer to take up the welfare activities for the employees in the expectation कि कहीं ना कहीं से उसे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा उसके लिए, उसके लाइफ में, अगर वो अपने वर्कर्स के लिए काम करता है। अब ये है कि कोई भी अच्छा काम वो कर रहा है तो उसे एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि आज उसने अपने वर्कर्स के लिए अच्छा काम करा तो बाद में कहीं ना कहीं उसे वो रिटर्न बैक मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जो भी बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्टर बोला जा रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयर को, और बेनिफिशियरी हो गए एम्प्लॉय, because both the benefactor and the beneficiary are benefited by the good work done by the benefactor. This theory doesn't take into consideration that the workers are not beneficiaries but rightful claimants, मतलब उनका ये राइट है कि ये बेनिफिट्स उन्हें प्रोवाइड किया जाए। सो बेसिकली अब यहाँ पे जो मैन है वो थोड़ा रिलीजियस बीइंग है, तो वो अपने अपने खुद से ये गुड इन्वेस्टमेंट करेगा वर्कर्स के लिए, और ये सोच के करेगा कि कहीं ना कहीं उसे आगे जाके अच्छा करने में अच्छा ही अच्छे इन्वेस्टमेंट का अच्छा फल मिलेगा, तो ये सोच के वो इसमें खुद ही वर्कर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। द नेक्स्ट इज फिलान्थ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। अब इसमें फिलान्थ्रोफर्स आपको पता है कौन होते हैं, जो कि मैनकाइंड, मतलब द वन हु लव्स दिस मैनकाइंड और मीन्स लविंग मैनकाइंड एटसेट्रा, और वो खुद ही इंक्लाइंड होते हैं इस तरफ, मतलब उनकी उनकी हैबिट है, उनका वी कैन से उनका इंक्लिनेशन है फेलो ह्यूमन बीइंग की तरफ और फेलो बीइंग की तरफ, कि वो खुद से इनिशिएटिव ले उनकी अच्छाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। सो मैन इज बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड बट acts of these kindness stem from the personal motivation. So ये philanthropic व्यू में क्या होता है और इस थ्योरी में क्या होता है, उनको अंदर से ऐसा मोटिवेशन आता है कि नहीं, और उनका जो ये मैनकाइंड की तरफ लव है उसके थ्रू ये मतलब अंदर से ही आता है कि उनको अपने मैनकाइंड के लिए या फिर अपने जो फेलो मैन है उनके लिए काम करना चाहिए, उनके लिए वेलफेयर मेजर्स लेने चाहिए। वो अपने फेलो वर्कर्स को इस तरीके से बुरी कंडीशंस में काम करते हुए नहीं देख सकते, तो वो ये सब चीज़ें फील करके खुद से ही इनिशिएटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे रतन टाटा हैं, उनको हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे टोटल 3 थेरीज करी है लेबर वेलफेयर की। पहली है पोलिसिंग थ्योरी, जिसमें बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग बहुत ही सेल्फिश है, वो एक्चुअली बहुत ही एक्सप्लॉइट करता है अपने, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को बोला गया है, एम्प्लॉयर्स बहुत सेल्फिश हैं, वो अपने एम्प्लॉय के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, रादर उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि ऐसा नहीं है, इस केस में स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए और
एम्प्लॉयर्स को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना ही चाहिए, थोड़ा बेसिक नीड्स और जो बेसिक वेलफेयर है वो तो प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस रिलीजियस थ्योरी। मैन है वो रिलीजियस बीइंग है, वो इतना ज़्यादा मतलब ये इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करता है कि अगर आज मैंने अपने वर्कर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करा तो कहीं ना कहीं मुझे ये रिटर्न बैक मिलेगा, और ये सोच के वो रिलीजियस बीइंग है तो वो थोड़ा ये इनिशिएटिव लेता है। द नेक्स्ट इज फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, जिसमें लव फॉर द मैनकाइंड, इसकी वजह से मतलब वो उसके अंदर का पर्सनल मोटिवेशन होता है कि मुझे ये सारे काम करने हैं मैनकाइंड के लिए, उसके अंदर से ये खुद से फीलिंग आती है कि नहीं नहीं, मैं अपने वर्कर्स को इतने बुरे कंडीशन में नहीं देख सकता, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे मुझे टैकल करना चाहिए, इशू को हैंडल करना चाहिए और उनके लिए वेलफेयर मेजर्स लेने चाहिए। तो चलिए हम लोग बाकी के जो 4 यहाँ पे बचे हुए थेरीज हैं लेबर वेलफेयर के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।